नमस्कार। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 10 नवंबर को हम प्रसिद्ध चिंतक, विचारक व समाजधर्मी माननीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म दिवस को यहाँ मना रहे हैं। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। उनकी पावन स्मृति को नमन और उनके कृतित्व का पुण्य स्मरण हम यहाँ कर रहे हैं। उनके इस जन्म शताब्दी वर्ष में उनके संसदीय भाषणों का संकलन दत्तोपंत ठेंगड़ी द एक्टिविस्ट पार्लियामेंटेरियन का लोकार्पण यहाँ परम पुण्य सरसंघचालक माननीय श्री मोहन राव भागवत जी के करकमलों से संपन्न होगा। मैं आग्रह करता हूँ पीयूष जी से कृपया परम पुण्य सरसंघचालक जी को मंच पर लेकर आएँ। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में विराजे आदरणीय ब्रजेश उपाध्याय जी से भी मैं आग्रह करता हूँ मंच पर अपना स्थान लें और इस पुस्तक के संपादक द्वय डॉक्टर अनिबान गांगुली और श्री नवीन कलिंगन जी को मैं आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आएँ, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हृदय से मंचस्थ अभ्यागतों का और इस सभागृह में विराजे सभी महानुभावों का प्रणाम करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमसे सीधे जुड़ रहे सब दर्शकों और श्रोताओं का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ मंचस्थ अभ्यागतों से कि कृपया विद्यादायिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ करें। अपने मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय श्री मोहन राव भागवत का स्वागत करने के लिए पीयूष जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया आएँ, पुस्तक संच देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुस्तकों के संच से परम पुण्य सरसंघचालक जी का स्वागत। श्री ब्रजेश उपाध्याय जी का स्वागत करेंगे पीयूष जी। डॉक्टर अनिबान गांगुली जी, और श्री नवीन कलिंगन जी। मित्रों, यह कार्यक्रम एक बड़े स्वरूप में हमें करना था, पर कोरोना के कारण हमें इसकी संख्या को बहुत सीमित करना पड़ गया। इसलिए बहुत ही विशिष्ट विभूतियों के बीच में हम यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न कर रहे हैं। पर YouTube और Facebook के माध्यम से वर्चुअली हमसे बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैं उन सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का परिचय कराना मानो गागर में सागर भरने का प्रयास जैसा है। माननीय दत्तोपंत जी एक कुशल संगठक, चिंतक, ओजस्वी वक्ता और समाज धर्मी थे। परम पूज्य श्री गुरु जी ने उनके विषय में कहा था, दत्तोपंत जी ने मजदूर क्षेत्र में बड़े काम किए। अपने कार्यकर्ताओं की सहानुभूति और सहायता थोड़ी बहुत होगी ही, परंतु उन्होंने अकेले यह कार्य किया जिसको अंग्रेजी में सिंगल हैंडेड कहते हैं। अपनी परंपरा, अपने हिंदुत्व का स्वाभिमान और उसके साथ स्वतंत्र अस्तित्व, इसी प्रकार से वे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता चलने वाले हों तो उनकी प्रगति होगी और राष्ट्र की प्रगति होगी। माननीय दत्तोपंत जी ने स्वयं अपने लिए कहा था, अपने महान राष्ट्र की आधारशिला का एक लघु पाषाण कण बनकर नींव में गड़े रहना ही मैं पसंद करूंगा।
small stone dug and pressed नेशनल एडिफिस। वे 12 वर्ष राज्यसभा में लगभग सभी बिंदुओं को उन्होंने स्पर्श किया, उन पर अपने प्रखर चिंतन से समाज का प्रबोधन किया। उनके इन संसदीय भाषणों का संकलन का संपादन करने का काम शुरू किया था श्री अनिल माधव दवे जी ने। वे उसी परंपरा के थे जिस परंपरा के माननीय दत्तोपंत जी थे। राज्यसभा में रहते हुए उनके मन में विचार आया कि दत्तोपंत जी के सभी संसदीय भाषणों को संकलन करके पुस्तकाकार में प्रकाशित करना चाहिए। दुर्भाग्य से वे हमारे बीच में चले गए और ये काम छूट गया। तब माननीय दत्ता जी ने अनिल मान जी को इस काम को सौंपा। नवीन कलिंगन जी शुरू से इस कार्य में उनके साथ लगे थे, शोध और सब चीज़ों को संकलित करने में। तो आज ये सौभाग्य है कि ये काम संपन्न हुआ। उसके इस कार्य को निष्पादित करने में जिन लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की है, मैं उन सब के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद रिसर्च मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर अनिल गांगुली जी से, जो एक चिंतक, विचारक और एक बुद्धिजीवी हैं और अनेक विषयों पर उनका प्रखर चिंतन हमारे सामने आता है, पुस्तकाकार भी, लेखकों के रूप में भी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएँ और अपनी संपादकीय टिप्पणी दें। डॉक्टर अनिल गांगुली। It is with a deep sense of honor that I am standing here in the benign and inspiring and radiant presence of Param Pujaniya Satsang Chalak ji, and I am extremely grateful to him that he carried out his hint of a promise that he had made in February 2020, when I had the good fortune of mentioning to him about this book. And his words then kept us going through this entire period. It was a tapasya of sorts, and therefore I would like to again express my gratitude to him. Now, I would just like to share a few words. As Prabhat ji has very rightly said, this volume was conceived and initiated by late Sri Anil Madhav Dave, environmental thinker, former Minister of Environment and Climate Change. He was a member of the Rajya Sabha from Madhya Pradesh, and besides being a deft political organizer, was an active parliamentarian with interest in various fields ranging from governance to environment, river rejuvenation to national security and strategic issue. With the assistance from Sri Naveen Kalinganji, Anilji started work on this volume. And I would keep inquiring from him time to time as to the progress of this work, because my own interest in post-independent India's political history kept me constantly following the progress. After his sudden and sad demise, it was at the renewed initiative of Sri Suresh Soni ji and Sri Dattatreya ji that, and Prabhat ji of course, that this work again resumed. And the aim was to try and complete this project in his centenary year and give it a shape so that future historians, future lawmakers and parliamentarians could really also understand this dimension of the personality that he was. It's very interesting, and I just want to make a few points here. It's very interesting that Dattopant ji entered Rajya Sabha in 1964 biennial elections. Giriraj Kishore Kapoor, who was president of the Bharatiya Janasangh of Madhya Pradesh, also entered the Rajya Sabha with him at that time. When Thengdi ji entered the Rajya Sabha, Shri Atal Bihari Vajpayee ji was serving his first term in the Rajya Sabha. And when Thengdi ji completed his term in the Rajya Sabha, Shri L.K. Advani ji was serving his first term in the Rajya Sabha. So he had these leaders as company. We had Sundar Singh Bhandari ji also, who was a very active member of the Rajya Sabha at that point of time. And a permanent fixture of the Rajya Sabha was CPI's Bhupesh Gupta and Chandrasekhar,
who entered Rajya Sabha in 1962, and Chitta Basu of the Forward Bloc. And with all of them, Dattopan Thengdiji had a very interesting relation which comes across through these speeches. It is also interesting to note that when Dattopan Thengdiji entered parliament in Rajya Sabha April 1964, that was the last month of Jawaharlal Nehru's tenure as Prime Minister. And when Dattopanji completed his tenure in the Rajya Sabha, Nehru's daughter had imposed emergency in the country. It's also very interesting that in the huge national backdrop, momentous events took place when Dattopanji served his 2 terms in the Rajya Sabha. And when one reads these speeches, one has to keep that in mind. For example, the 1965 India-Pakistan War, then the Tashkent Declaration, abolition of privy purses, Pandit Deendayal Upadhyay ji becoming president of the Janasangh, then his sudden assassination, the hydrogen bomb explosion by China, 1971 Bangladesh Liberation War, and of course the imposition of emergency. Internationally also, it's very interesting that it was the height of the Vietnam War, apartheid, and China becoming a member of the United Nations, the first environment conference in 1972 in Stockholm. These were the backdrop. This was the political world in which Dattopanji actually operated at that point of time. The essence of sovereignty lies in the full right to take all decisions concerning national life. Dr. Shyama Prasad Mukherjee and Pandit Deendayal Upadhyay expressed the view that preservation and promotion of national self-interest within the framework of world welfare and human happiness should be the objective of the foreign policy of every nation. These are Dattopan Thengdiji's own words. And we see this in his approach on various issues in parliament, not only foreign policy. It was the safeguarding of that sovereign right and to take one's decision in that sovereignty to safeguard one's national interest. Thengdiji's excellence and mastery in the field of labor and employment issues is well known, as has been, and it has been well recognized. What we have tried to do in this volume, through a compilation of all his speeches, having annotated it, I'm not saying that it is an exhaustive work, but it is certainly, it lays a foundation for future researchers who want to go in depth into that period, into the world of thought, the world of thinking that Dattopanji created through his interventions in parliament. And we see that he had equally illuminating views on other issues as well. Issues which are extremely relevant even to this day. It's certainly that whenever there's a debate on globalization taking place, Dattopanji becomes more and more relevant. And that same thing is happening today. I would like to end with a few observations of his, which is beyond his usual area of operation, if one could say. For example, in a debate in 1974 in Parliament on appointing a committee to study the problems of urbanization, Dattopanji says, he says, urbanization over urbanization has its own problems. Because of over-urbanization, those who come from the rural areas are cut off from their moorings and they do not have the family life, and it affects their total personality and also the problems of sanitation and transport. And so he says, please appoint a special committee. Look at this challenge of over-urbanization, the need to create decentralized rural industries, to support these industries so that this migration doesn't take place. And more importantly, he was concerned that those who are migrating to these urban jungles are getting cut off from their cultural and social moorings. If one reads, one sees that he was indeed a drashta. He anticipated these problems 40 years before they became a problem. And then, very interestingly, he talks about, he was in a sense a condensed India, if one could say, a symbol of integration in himself. And he says about
languages. He says that, to my mind, all languages spoken by Indians are national languages. Therefore, all the national languages should be recognized as medium of instruction. And then he talks about the need for a systematic effort at translating text, fundamental text of all languages. He says, a translation service should be efficiently organized for translating select passages of literature from one Indian language into all other Indian languages. That would bring about national integration. For example, why should not the entire Tirukkural by Tiruvalluvar be translated into all other Indian languages? Similarly, the southern languages should be made compulsory in northern universities. So very interesting debates. The BHU debate which took place in 1964, where there was an attempt to remove the name Hindu from Banaras Hindu University, Dattopanji was categorical. And he said, if all denominational description should be dropped, then please bring in a separate bill so that all denominational identities are then removed through that bill. But in Banaras Hindu University, the Hindu nomenclature cannot be dropped. When the JNU bill debate took place, he was very clear. He said, please don't name it Jawaharlal Nehru University, name it Rashtriya Vishwavidyalaya. And don't create this university to implement, to do research in the philosophy of Jawaharlal Nehru. That you can do, but don't convert it into an ism. Another center of another ism in India. I think on this, he had massively anticipated what was to happen decades later. There is no doubt about it. So these are very interesting, some points. And there is often always the one category keeps saying, they talk about as if democracy, defending democracy is their birthright. But if one sees the manner in which Dattopanji kept defending constitution, democratic rights in parliament, it is exemplary. He was a quintessential Democrat. It was the heyday of imposition of Article 356, and there was this debate in Parliament on continuing Article 356 in Kerala in 1966. And Dattopanji says there, he says the Congress government is opposed to the Communist Party. We are also opposed to it. But at the same time, the votaries of democracy would not like the Communist Party to be defeated by undemocratic methods. Even if it is to be defeated in the battle of the ballot box, it should be through democratic measures. And therefore, as a votary of democracy, though I am opposed to communism, I am very much against the spirit of this resolution, and I feel that we would be strengthening the forces that are against democracy by adopting such measures. I think except the communists, no other party representative spoke in this language. So this was my submission. I think there are very interesting points that come out in this compilation. And when Dattopanji says that Swadeshi and Param Pujaniya Sarsang Chalakji has in his Vijayadashami address referred to this continuously and created an ideational narrative on Swadeshi in the present time. And it is that echo that one hears in Dattopanji's own words when he says that it is not, Swadeshi is not a mere economic movement, but is a means of bringing about economic reconstruction of the country. More importantly, it is not a mere political slogan, but is the essence of declaration of political independence. As a matter of fact, it is a spiritual movement which comprises not only the objectives of economic and political independence, but also all other aspects of national consciousness. I think at this time, when the call of Atmanirbhar Bharat has been given, when globalization is being debated by some of the leading minds internationally, we have to again refer to Dattopan Thengdiji, refer to his vast intellect, his deep spiritual understanding, his fundamental cultural moorings in the consciousness of India, and that is exactly what he represented in his speeches and interventions in Parliament. Thank you so much, and gratitude to everyone who has really contributed to this volume. Namaskar. धन्यवाद अनिर्बान जी। इस पुस्तक के पूर्ण होने में आपकी एक विशेष भूमिका रही है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुस्तक के सह संपादक श्री नवीन कलिंगन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया
वे भारतीय संसद की अनुसंधान एवं सूचना सेवा में कार्यरत रहे और वहाँ से निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं परम पूज्य सरसंघ चालक जी से आग्रह करता हूँ कि माननीय दत्तोपंत जी की संसदीय भाषणों के संकलन दत्तोपंत ठेंगड़ी द एक्टिविस्ट पार्लियामेंटेरियन का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी समारोह समिति के सचिव श्री ब्रजेश उपाध्याय जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे संपादक द्वय का शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। मानव मात्र के कल्याण और हितार्थ जो संगठन कृत संकल्पित है, जो सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी नीतियाँ सेवा, करुणा, पारस्परिकता, सहानुभूति जैसे जीवन मूल्यों से संचालित होती हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक माननीय श्री मोहन राव भागवत का प्रेरक और सौम्य व्यक्तित्व आज राष्ट्रवादी चिंतन का केंद्र बिंदु है। उनके चिंतन परक विचारों से समाज को दशा दिशा मिलती है और कोटि कोटि भारतीयों को मार्गदर्शन। मैं माननीय मोहन राव भागवत से आग्रह करता हूँ, कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य सरसंघचालक। मंचस्थ सभी मान्यवर, सभागृह में उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, माता भगिनी, दत्तोपंत जी के विचारों पर उन्होंने यहाँ राज्यसभा में जो विचार व्यक्त किए अनेक माध्यमों से, उसकी ये पुस्तक, उसके बारे में बोल तो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो इतनी सुंदर उत्तम बनी है कि उसका वर्णन पूरा नहीं हो सकता है। आप में से अनेक लोग दत्तोपंत जी को जानते थे, तो दत्तोपंत जी आपको मालूम है, उनके बारे में आपके मन में जो कुछ है उस प्रकाश में इसको देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आएगा। ये इतना उत्तम काम हुआ है। अनिल दवे अगर जीवित रहते तो पुस्तक जैसा बनाते वैसा बना है, क्योंकि अभी कहा गया वो उसी परंपरा के अनिल जी थे, तो दत्तोपंत जी के मन को स्पर्श करके वो सोच सकते थे। अनिर्वाण जी ने और कलिंगन जी ने उसी प्रकार का और सफल प्रयास किया है। उसी परंपरा के लोगों को ये करना आसान है, उस परंपरा में तुलनात्मक दृष्टि से नए ऐसे लोगों को बहुत कठिन है, लेकिन वो कठिन काम उन्होंने परिश्रम पूर्वक साध्य किया है। मैं उन दोनों का और उसको प्रकाशित करने वाले प्रभात प्रकाशन के सभी लोगों का
मनःपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। अनिर्बाण जी ने पुस्तक के बारे में बहुत कुछ बातें बताई है। एक सुधार केवल मैं करता हूँ, कहते कहते उन्होंने किया, विजयादशमी के भाषण का प्रतिध्वनि दत्तोपंत के विचारों में मिलता है, वो उल्टा है। उनके विचारों का प्रतिध्वनि उस भाषण में सुनाई देता है, क्योंकि दत्तोपंत जी के विचार तो हम जानते हैं और काल सुसंगत है, लेकिन दत्तोपंत जी के विचार ये दत्तोपंत ठेंगड़ी नाम के व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रतिभा का आविष्कार नहीं है। उन्होंने जीवन भर जो तपस्या की उसके कारण वो एक व्यक्ति नहीं रहे, जैसा अभी कहा गया कि वो भारत के साथ एकाकार हुए। और इसलिए भारत की परंपरा में जो कुछ शाश्वत ज्ञान है उसके साथ भी उन्होंने तन्मयता प्राप्त की। और इसलिए ये सारे जो काल सुसंगत ऐसा हम कहते हैं, वो काल सुसंगत नहीं, वो शाश्वत विचार है, वो त्रिकालाबाधित विचार है, सदा सर्वदा वो सत्य रहेंगे। उसके आधार पर आज के जो प्रश्न है, आज की समस्या है, उनको निर्देशित करने का काम ये उस समय के व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन जिसको करना पड़ता है उसकी तन्मयता अगर उस प्रवाह के साथ है तो वो सहज, पूर्ण और सुंदर होता है। दत्तोपंत जी की जीवन की साधना ये रही है। ऐसा कहा जाता है ना, जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन, 90% परस्पिरेशन। तो आज हमको दत्तोपंत जी के जीनियस का तो अनुभव होता है, ऐसे अनेक माध्यमों से होता है, प्रकाशन अनेक हुए उनके विचारों के बारे में, और कुछ भी हाथ में लेंगे आप तो उस चिंतन की गहराई और व्यापकता में आप खो जाएंगे। और विचारों की अभिव्यक्ति जिस अचूक ढंग से और सुंदर ढंग से होती है, नहीं तो वैचारिक पढ़ना यानी एक निरस्ता ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन दत्तोपंत जी के विचार उनकी भाषा में पढ़ते समय ऐसा कभी नहीं लगता, क्योंकि ये तन्मयता प्राप्त करने के लिए उनका जो परिश्रम रहा है, नेता साहब जो के जननेता थे ही वो, मजदूर संघ में काम किया, राज्यसभा में, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक वर्ष उन्होंने, और वहाँ बैठे राज्यसभा में विचार व्यक्त किए, विचार फलीभूत होने के लिए प्रयास भी किए। तो नेताओं में इतनी अध्ययनशीलता आजकल देखने को नहीं मिलती, लेकिन वो आवश्यक है, क्योंकि नेता सीधा जनता के प्राणों से खेलता है, उसको खेलना पड़ता है, जनता के प्राणों की रक्षा के लिए ही करना पड़ता है। लेकिन अगर ये करना है तो कितना गहन चिंतन चाहिए। फैशनेबल विचारों में बहने वाले वो नहीं थे। एक एक फैशन चलती है, जैसे बहुत जोर से, और जो विचार आज हमको ये गत महत्व के लग रहे, आज उनका कोई संदर्भ नहीं रहा ऐसा लगता है, लेकिन पिछले 40 साल उसका बहुत जोर से बोलबाला रहा। ऐसा लगा कि अब इन्हीं विचारों का राज्य सारी दुनिया में चलेगा, इन्हीं के अनुसार सब जीवन बनेगा। लेकिन ऐसी अवस्था में भी दत्तोपंत जी जैसे जो चिंतक थे, उन्होंने अपनी भूमिका को रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अध्ययन के कारण ये सारी गहराई उनमें थी। भारतवर्ष के इन शाश्वत विचारों का स्पर्श उन्होंने किया था, उस शाश्वत दृष्टि को प्राप्त करके किया था, और इसलिए
नित्य और अनित्य, तात्कालिक और शाश्वत, आज का और बाद का, ये एक साथ वो देख सकते थे। हमारे दूसरे हमारे कार्यकर्ता थे मोरोपंजी पिंगले, इसका वर्णन करते हैं ये बायफोकल विजन है। तो अभी का यहाँ जो है वो, और आगे 50 साल के बाद क्या होगा, उसमें क्या होना चाहिए, वो दोनों एक साथ देखने की क्षमता है। ये समग्रता दृष्टि में आती है। वो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से कितना बड़ा व्यासंग किया होगा, इन्हें वेद उपनिषदों की और सारी विचार संपदा से लेकर तो खलील जिब्रान की रुबाइयों तक उनका कंठस्थ रहता था। अब ये कोई जन्मता नहीं आता है। हाँ, अलौकिक स्मरण शक्ति जन्म से प्राप्त तो होती है, हुई थी उनको। इतनी एक धारणा शक्ति, सारा ज्ञान एक साथ आकलन उसका करके धारण करने की शक्ति, वो, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है वो कितना होता है, जी तोड़ परिश्रम। और वो कोई स्कॉलर के नाते किसी यूनिवर्सिटी में जाकर कमरे में बैठकर कागज लेके नहीं ये करने को उद्यत हुए। वो तो सर्वसामान्य लोगों के खुशहाली के लिए प्रयास करने वाले जनसंगठन में 24 घंटा ऐसा काम करते करते उन्होंने ये किया है। तो जो सुनाई पड़ा उसका भी उन्होंने विचार किया होगा, जो दिखाई दिया उसको भी उन्होंने प्राप्त किया होगा, और जो अनुभव हुआ वो भी उन्होंने लिया होगा। क्षणशः कणशः चैव विद्याम अर्थम च साधयेत। विद्या प्राप्त करनी है तो कण कण भी जहाँ से मिलता है वहाँ से, और प्रत्येक क्षण उसको विद्या को प्राप्त करने में लगाना। ये जो सुभाषित है उसको चरितार्थ करने वाले हमारे लोग थे। तो देश का नेतृत्व करना है, देश में कुछ परिवर्तन लाना है, समाज को सन्मार्गगामी बनाना है, ऐसा विचार तो सब करते हैं, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक अनिवार्य परिश्रम है। नहीं तो करने जाएंगे कुछ और होगा कुछ। केवल उद्देश्य ठीक होने से काम नहीं चलता। ये सब प्राप्त करना पड़ता है और वो उन्होंने किया। पुस्तक में भी आप अगर पढ़ेंगे कितने विषय राज्यसभा में उन्होंने डील किए हुए थे। तो वो वहाँ चुने गए थे भारतवर्ष के मजदूरों के प्रतिनिधि के नाते, लेकिन केवल वहाँ तक मर्यादित वो नहीं रहे, और हर जगह उनका इंटरवेंशन बहुत सार्थक ऐसा है। और इसलिए विचार पटलों के सारे रंग उनके लिए अनुकूल हो जाते थे। सब प्रकार के उनका एक मान था सर्वत्र। ये परिश्रम आज हमको चाहिए, वो जरा यानी अभाव से ही आजकल दिखता है। पुस्तक में दत्तोपंत जी का विषयों के बारे में चिंतन क्या होता, ये तो हम पढ़ेंगे। दत्तोपंत जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व और प्रतिभा, इनका तो दर्शन हम करेंगे, लेकिन वो तो हर एक का अपना अपना होता है। हर एक का अपना अपना जितना परिश्रम और जितनी शक्ति है उतना वो होता है। परंतु जिनका अनुकरण होना ही चाहिए, ये बाकी कम ज़्यादा रहा तो भी बिना उसके चल नहीं सकता। ऐसी एक बात यह है कि उन्होंने ये सारा किया, क्यों किया? तो उनके सामने दूसरा कुछ नहीं था। उनका जीवन ये इस देश, धर्म, संस्कृति, समाज के लिए ही था। यानी ये पूर्ण समर्पण ध्येय के प्रति। अब ये सारी जो धारा उनको मिली है, जिस शाश्वतता के साथ वो तन्मय हो गए, वो एक चलती आई हुई धारा है। आज भी हम संघ के बारे में भी कहीं कहीं बोलते तो कभी हम रविंद्रनाथ जी का उदाहरण देते, कभी हम विवेकानंद जी को उद्धृत करते, कभी गांधी जी को लोग समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे हैं,
हमारे देश के समस्त महापुरुषों ने जिस अपने राष्ट्रत्व की एक सनातन चलती आई हुई अखंडित धारा को समझा, अनुभव किया और उसके आधार पर अपने विचार रखे, उस धारा में ही दत्तोपंत जी थे। और वो कहते थे कि अपने देश में एक पागलों की जमात है, मैं उसका सदस्य हूँ, और हम लोगों को संघ के बौद्धिक की हम उस पागल परंपरा के सदस्य हैं। यानी पिताजी खुद कह रहे हैं कि मुझे जो वचन मैंने दिया था उसका बोझ तुम पर नहीं है, तुम ये राज्य ले लो। जिसके लिए वनवास में भेजा जा रहा है वो छोटा भाई आकर कहता है कि ये राज्य तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी वचन पर अडिग रहने वाले, इतने अव्यावहारिक वर्तन करने वाले रामचंद्र, उनको क्या आज के चतुराई के जगत में पागल ही कहा जाएगा? अच्छे खासे द्वारकाधीश बने थे, वहां से आकर ये धर्म अधर्म के पचड़े में पड़कर इतना बड़ा संहार रचना और अंत में अपने कुल को भी मिटा देना, ये करने वाले कृष्ण तो आज के व्यावहारिक जगत में 5 साल 10 साल अवसर मिल गया तो पूरा जीवन 7 पीढ़ियों तक का बनाने वाले लोग, चतुर लोग जिसमें रहते हैं, वहाँ इन लोगों को पागल ही, वो कहते थे ये हमारी पागलों की परंपरा है। ये पागलपन बचपन से उनके दिमाग पर सवार था और इसलिए उन्होंने दूसरे किसी बात का विचार ही नहीं किया, देने का ही विचार किया, समाज के लिए देना है। और सौभाग्य से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के देने को ये समाज मिला जिस पर समाज की परंपरा केवल अपना नहीं सोचती, विश्व का सोचती, और जिसके सोचने का आधार आत्मीयता है। उस आत्मीयता का तो साक्षात उनका जीवन है। यानी उनको 3 महापुरुषों का बहुत निकट सान्निध्य मिला, डॉक्टर हेडगेवार, पूजनीय श्री गुरुजी और पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उनका मन मस्तिष्क इन तीनों से बहुत प्रभावित था, क्योंकि इनको उन्होंने विचारक, कार्यकर्ता, नेता इस नाते भी देखा होगा, लेकिन एक मनुष्य का नाते उन्होंने देखा। उन्होंने कहा एक बार कि मनुष्य को केवल रिकॉर्ड्स के आधार पर नहीं समझा जाता। मनुष्य जिस परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति में वो क्या करता है, क्या उसको वो नहीं कर सकता है और क्या उसको करना पड़ता है, ये उसको उस समय निकट से देखने वाले लोग ही जानते हैं। केवल कागजों के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यमापन सही नहीं होता है। ऐसा निकट से इन तीनों को उन्होंने देखा था और इसलिए उनके मन में ये देने की ही बात पहले से थी, देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। और वे ये समझ गए थे कि पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने समाज को संघर्ष के लिए उद्युक्त किया, डॉक्टर हेडगेवार ने अपने समाज को एक दूसरे पर प्रेम करने वाला समाज बनाने के लिए काम प्रारंभ किया। 2 विरुद्ध कृतियां हैं, लेकिन वो परिस्थिति के कारण विरोध है। प्रेरणा तो सबकी एक थी, शुद्ध सात्विक प्रेम, अपार आत्मीयता। गुरुजी ने एक बार पूछा भी, वो जब राज्यसभा में नियुक्त हुए, गुरुजी को मिलने के लिए गए तो गुरुजी ने उनको पूछा कि कितने मजदूर होंगे जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को गिनते तो 30,000 की संख्या आती है।